नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की परीक्षावाड़ी की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग स्टार्ट किए हैं उत्तराखंड जीके जीएस को कवर करने के लिए, वो भी परीक्षावाड़ी नामक पुस्तक के माध्यम से। तो उसको कवर करने के दौरान आज तक हम लोगों ने लगभग 15-16 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि पूरी की पूरी उस पुस्तक को कवर करेंगे, तो आप बने रहिए इस श्रृंखला में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग अपना यह वीडियो, देखते हैं कि आज के कौन कौन से फैक्ट्स सामने आते हैं। तो ये वाला जो पेज है, ये वाला हम लोगों का शायद कवर हो चुका है। नंदा गौरा योजना जो है वो संचालित कब से है? 1 जनवरी 2018 से। कब से? 1 जनवरी 2018 से ये योजना संचालित है। इसमें क्या होता है कि बीपीएल बच्चों को जन्म से लेकर विवाह तक 2 किस्तों में 62,000 रुपये दिए जाते हैं। ये कंप्लीट हो चुका है। बालिकाओं के लिए साइकिल योजना ये चलाई जा रही है, ये भी 4 अप्रैल 2013 से। ये सब क्या हुआ है, हम लोग पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। देखते हैं अगला पेज क्या है। अब जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, कौन सा? अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, ये कब से स्टार्ट है? ये 15 दिसंबर 2018 से ये चल रहा है। तो अगर आपसे डेट पूछे कि अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना कब से संचालित है उत्तराखंड में, कब से प्रारंभ किया गया है, तो आपको बताना है ये 15 दिसंबर सन 2018 को स्टार्ट किया गया था। बात करें इसके बारे में तो आयुष्मान भारत योजना से गैर आच्छादित लोगों हेतु ये क्या है, योजना संबंधित है इससे। प्रदेश में इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना संचालित है। 19 नवंबर सन 2015 से ये अम्मा कैंटीन योजना संचालित है। उत्तराखंड कौशल विकास योजना ये नवंबर 2017 से। मुख्यमंत्री रोजगार कौशल विकास योजना ये शुरू किया गया है कब से? जनवरी 2021 से। ये सारे पॉइंट्स हम लोगों के कवर हुए हैं जो कि आ गए हैं। तो एक बार क्या करते हैं, वो रिवीजन करते हुए चलते हैं। विधायक क्षेत्र विकास निधि राशि ये 3 करोड़ 75 लाख रुपए। राज्य में स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया? 2 अक्टूबर 2014 से। ये सब पॉइंट हम लोग कवर कर चुके हैं पिछले की वीडियो में। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू की गई कब से? 1 अक्टूबर 2015 से ये लागू की गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड कब से शुरू है? 1 जुलाई 2020 से ये शुरू है। बात करें तो राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना 1 अप्रैल 2016 से स्टार्ट है। उत्तराखंड को खुले में शौच से मुक्त जिला घोषित किया गया 2015 में। राज्य में ई सिगरेट को प्रतिबंधित कब किया गया? 22 अक्टूबर 2019 को। ये सारे पॉइंट क्या है, हम लोगों के कवर हो चुके हैं। अब क्योंकि स्लाइड हम लोगों के सामने आ गया है तो हम लोग कवर करते हुए, मतलब रिविज़न करते हुए चल रहे हैं। राज्य में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान ये क्या है? ये अब हमारे सामने जो आ रहा है वो फ्रेश टॉपिक्स हैं। तो राज्य में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं जो हैं उनकी बात करें तो जूनियर बेसिक स्कूल की संख्या कितनी है? 13,442। ये जो कि डाटा है, इन डाटा को बहुत ज़्यादा वो गहराई तरीके से याद नहीं करना है कि पूरा 1,000 मतलब 13,422 इस तरह से याद करते चलेंगे तो डाटा बहुत सारा याद करना पड़ जाएगा। तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का फुल्का ओवरव्यूज़ दिमाग में रखना है कि क्या चीज़ है। सीनियर बेसिक स्कूल क्या है, कितने हैं? वो 5,288 हैं। कुल हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट जो है वो उनकी संख्या है स्कूलों की, ये 3,852। तो 3,852 हाई स्कूल और इंटरमीडिएट्स की स्कूलें हैं उत्तराखंड में। कुल पॉलिटेक्निक संस्थान कितने हैं उत्तराखंड में? तो कुल पॉलिटेक्निक संस्थान जो है 142 है। 72 राजकीय संस्थान है, 69 निजी और 1 सहायता प्राप्त संस्थान है। कुल डिप्लोमा स्तरीय फार्मेसी संस्थान कितने हैं? 49 है, जिनमें से 9 सरकारी और 40 जो हैं वो निजी संस्थान हैं। कुल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मतलब आईटीआई कितने हैं? तो उसकी बात करें आईटीआई संस्थानों की तो वो कितने? 177 हैं। इसमें से 93 जो है सरकारी हैं और 84 निजी हैं। कुल संस्कृत विश्वविद्यालय और या तो फिर महाविद्यालय कितने हैं? तो 97 संस्कृत महाविद्यालय हैं, जिसमें से 6 सरकारी हैं, 75 सहायता प्राप्त हैं और 1 केंद्र अनुदानित है, 1 प्राथमिक विद्यालय तथा 14 अन्य हैं। बात करें कुल स्नातकोत्तर महाविद्यालय कितने हैं? तो 140 हैं। कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? तो सिर्फ 1 केंद्रीय विश्वविद्यालय है उत्तराखंड में।
कुल राज्य विश्वविद्यालय कितने हैं? तो राज्य विश्वविद्यालय 12 हैं। कुल निजी विश्वविद्यालय कितने हैं? 11 हैं। कुल लिम्ड विश्वविद्यालय कितने हैं? तो 3 लिम्ड विश्वविद्यालय हैं। उसके बाद कुल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो 1 है, वो भी सरकारी है। ये क्या है कि ये डाटा जो है बहुत ज़्यादा याद करने के लिए ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा याद ना करें आप तो ठीक रहेगा। बस एक दिमाग में बैठा के चलिए कि तुलना करके, जैसे हम लोग बात करते हैं कि तुलना करके सवाल पूछ ले कि इससे ज़्यादा ये है, इससे ज़्यादा वो है, या उससे कम ये है, इससे कम वो है, और ऐसे करके कथन सही है या गलत है ऐसा करके दे दे, तो आप उसको मैनेज कर लें। इतना कम से कम दिमाग में बैठाए रखिए, बाकी सटीक याद करना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ें, अगर देखें तो कुल एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज की संख्या कितनी है? 9 है। राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज की संख्या कितनी है? 3 है। राजकीय डेंटल कॉलेज की संख्या कितनी है? 3 है। राज्य का प्रथम राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। इसको देखिए, याद करने वाली चीज़ है, तो याद कर लीजिएगा आप। तो राज्य का प्रथम राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जा रहा है कहाँ पे? डोईवाला, देहरादून में स्थापित किया जा रहा है। तो अगर आपसे पूछ ले कभी कि राज्य का प्रथम राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ये राज्य की है, सरकार द्वारा बनाया जा रहा है, तो ये राज्य का पहला ऐसा कॉलेज है जो सरकार द्वारा बनाया जा रहा है प्लस होम्योपैथिक है। तो राज्य का प्रथम राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो डोईवाला, देहरादून में स्थापित किया जा रहा है। इस बात को याद रखिएगा। राजकीय नर्सिंग कॉलेज की संख्या कितनी है? वो है 10। आगे बात करें तो कुल इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या कितनी है? 35 है। कुल स्नातक या स्नातकोत्तर फार्मेसी संस्थान कितने हैं? तो वो हैं 22। कुल जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान कितने हैं? 13 हैं। इन लोगों को हम ऐसे ही फ्लो में लेकर चल रहे हैं, वैसे बहुत ज़्यादा दोहरा नहीं रहे हैं, तेहरा नहीं रहे। आप देखेंगे कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हम लोग दोहराते हैं, उस पॉइंट्स को पढ़ने के बाद उस पॉइंट्स में से प्रश्न बनाते हैं, प्रश्न बना के फिर उसका उत्तर देते हैं, फिर कई प्रकार के प्रश्न बनाते हैं। मतलब उस लाइन में से जितनी सूचनाएँ हो सकती हैं, उससे अधिक से अधिक सूचनाएँ हासिल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इन लोगों को फ्लो में हम लोग लेके चल रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं आप कि इनको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि याद हो भी नहीं पाएगा, मुश्किल भी है और ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए इसको हम लोग ऐसे ही फ्लो में लेकर चल रहे हैं, एक बार देख ले रहे हैं ताकि बस इस तरह से चीज़ें बनी रहें दिमाग में। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये कहाँ पर है? देहरादून में। ऐसी चीज़ें आप याद कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें आप याद कर सकते हैं कि जैसे राज्य में शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। इस चीज़ को आप याद कर सकते हैं। आप वर्तमान में कहाँ पर है? देहरादून में। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि राज्य में शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहाँ पर है, तो आपको बताना है देहरादून में स्थित है। राज्य शैक्षणिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये भी देहरादून में है। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद, ये कहाँ पर है? देहरादून में। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद, ये रामनगर में है। इन चीज़ों को भी थोड़ा आप ध्यान में रखे रहिए। उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड कहाँ पे है? अगर आपसे पूछें कि उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड कहाँ पर है, तो आपको बताना है देहरादून में। अगर ये पूछे कि उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड बनाया कब गया था, तो आपको बताना है 2006 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में, कब की गई थी? तो आपको बताना है 2006 में की गई थी। इसके अलावा आपसे अगर पूछे कि उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड कहाँ पर स्थित है? देहरादून में है, हल्द्वानी में है, पौड़ी में है, हरिद्वार में है, कहाँ पे है? तो आपको बताना है कि देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पर है? ये हल्द्वानी में है। उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय, आपको बताना है ये कहाँ पर स्थित है? ये हल्द्वानी में स्थित है। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा निदेशालय कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर में, पौड़ी में स्थित है। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद कहाँ पर है? ये रुड़की में स्थित है, जो कि हरिद्वार में है। आगे बात करें तो राज्य गठन से पहले राज्य में कुल कितने विश्वविद्यालय थे? वो थे 6। राज्य एवं देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज 1847 में स्थापित किया गया था। तो राज्य एवं देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज 1847 ईस्वी में क्या किया गया था? स्थापित किया गया था, आज़ादी से 100 साल पहले। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज जो है 1949 से रुड़की विश्वविद्यालय व 21 सितंबर 2001 से ITI। तो ये पिछला जो स्लाइड है ये क्या कह रहा है कि जो राज्य में देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कब स्थापित किया गया था? वो 1847 में स्थापित रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज,
और रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। तो 1847 में, 87 नहीं, बार बार 87 आ रहा है, 47 याद करिए आप। तो 1847 में जो स्थापित किया गया था इंजीनियरिंग कॉलेज, वो राज्य और देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था। वो कौन सा कॉलेज था? वो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज था। ठीक है, वो उसका क्या नाम था? वो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज था। राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन था? तो सुद्धोवाला। सुद्धोवाला ये देहरादून में स्थित है। तो सुद्धोवाला देहरादून में स्थित है। क्या? राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया। राज्य एवं देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय, तो जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में स्थापित किया गया 1960 में। अगर आपसे पूछे कि राज्य एवं देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय, छोड़िए सिर्फ राज्य का बात करिए अगर, तो राज्य का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आपको बताना है कि जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय राज्य का पहला विश्वविद्यालय है। देश के संदर्भ में अगर पूछे तो देश का पहला विश्वविद्यालय, पहला कृषि विश्वविद्यालय, तो भी आपको बताना है यही जीबी पंत कृषि एवं औद्योगिक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछे कि राज्य का पहला विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, वो कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है पंतनगर में स्थित है। या फिर अगर देश के संदर्भ में भी पूछे कि देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है पंतनगर में स्थापित किया गया। इसके अलावा अगर ये पूछे, नाम से सीधे सीधा नाम भी दे सकता है कि जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आपको बता देना है पंतनगर में। अगर इसका समय पूछे कि जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया, तो आपको बताना है 1960 में स्थापित किया गया था। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद द्वारा की गई थी। कब? 1902 में इनकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी श्रद्धानंद द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कौन सी? गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। तो अगर आपसे पूछे कि गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय की स्थापना किसने की, तो आपको बताना है स्वामी श्रद्धानंद ने इसकी स्थापना की थी। अगर आपसे पूछे कि गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो आपको बताना है सन 1902 में किया गया था। आगे बात करें तो राज्य का पहला डीम्ड विश्वविद्यालय, तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, ये 1962 में स्थापित किया गया। तो अगर आपसे पूछ ले कभी कि राज्य का पहला डीम्ड विश्वविद्यालय कौन सा था, तो आपको बताना है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय राज्य का पहला विश्वविद्यालय, मतलब डीम्ड विश्वविद्यालय है। अगर आपसे पूछे कि राज्य का पहला डीम्ड विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया, तो आपको बताना है हरिद्वार में स्थापित किया गया। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि राज्य का पहला डीम्ड विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया, तो आपको बताना है 1962 में ये स्थापित किया गया। राज्य का प्रथम एवं एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य का प्रथम और एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय, हम लोगों ने अभी बात किया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तराखंड राज्य में कितने हैं, तो हमने देखा सिर्फ एक है। तो वही एक विश्वविद्यालय की बात हो रही है, वो कहाँ पर है? ये है बहुगुड़ा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर। ये कहाँ पर? पौड़ी में स्थित है। इसकी स्थापना 15 जनवरी 2009 से ये केंद्रीय विश्वविद्यालय बना है। तो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, पौड़ी में स्थित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये राज्य का एकमात्र और प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय है। बात करें इसके आगे जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में, तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है? हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 2005 में की गई। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, तो आपको सीधा सीधा जवाब देना है 2005 में। अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय स्थित कहाँ है, तो आपको बताना है ये स्थित है हल्द्वानी नैनीताल में। आयुर्वेदिक या आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, ये हरिद्वार में स्थित है। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय 2012 में स्थापित किया गया था। ये बादशाही थौल टिहरी में इसकी स्थापना की गई है। आगे बात करें तो सर्वाधिक विश्वविद्यालयों वाला जिला देहरादून है। देहरादून में सर्वाधिक विश्वविद्यालय स्थित है उत्तराखंड के अंदर में। तो अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड के अंदर सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला कौन सा है, तो आपको बताना है देहरादून सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला है। राज्य का प्रथम
विधि विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है कहाँ पे? ये डोईवाला देहरादून में बनाया जा रहा है, अभी बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। तो अगर आपसे कभी पूछ ले कि उत्तराखंड राज्य का पहला विश्वविद्यालय, पहला विधि विश्वविद्यालय कौन सा? विधि विश्वविद्यालय मतलब लॉ कॉलेज। उत्तराखंड राज्य में लॉ कॉलेज इसका मतलब नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि उत्तराखंड राज्य का प्रथम विधि विश्वविद्यालय क्या है? ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? डोईवाला देहरादून में बनाया जा रहा है। आगे बात करें तो राज्य का प्रथम सरकारी व्यावसायिक डिग्री कॉलेज ये पौड़ी, मतलब कि सॉरी पौड़ी नहीं, हाँ पौड़ी, ये कहाँ पे किस क्षेत्र में? पैठाड़ी क्षेत्र में, जो कि पौड़ी जिले में है, वहाँ पे है। वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय 2005 में स्थापित किया गया था देहरादून में, इसको आप याद रखिएगा। आगे बात करें तो राज्य में ऑनलाइन परीक्षाएं शुरू करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय वीर माधव सिंह तकनीकी विश्वविद्यालय, वीर माधव सिंह तकनीकी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 30 जून 2021 को की गई थी। विपिन त्रिपाठी कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज, विपिन त्रिपाठी कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज ये एक स्वायत्त शासी कॉलेज है। ये कहाँ पर है? द्वारहाट अल्मोड़ा में स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर? ये भी स्वायत्त शासी है। ये घुड़दौड़ी पौड़ी में स्थित है ये कॉलेज, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये श्रीनगर पौड़ी में स्थित है। इसका दूसरा नाम क्या है? कैंपस सुमाड़ी इसका दूसरा नाम है। तो अगर आपसे पूछे कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है श्रीनगर में, पौड़ी में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर है या पौड़ी में स्थित है, उसका दूसरा नाम क्या है? तो आपको सीधी बात बताना है कि सुमाड़ी उसका नाम है। अगर आपसे पूछे कि सुमाड़ी की स्थापना कब हुई, तो 2009 में उसकी स्थापना की गई। आगे बात करें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर है? टनकपुर चंपावत में स्थित है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछिए कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इन सब चीज़ों को आप याद रख सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थित कहाँ पर है, तो आपको बता देना है कि टनकपुर चंपावत में स्थित है। एक बार और पढ़ लीजिए ताकि दिमाग में रहे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, तो टनकपुर, देखिए टनकपुर चंपावत में स्थित है। उत्कृष्ट अटल नवाचार या इनोवेशन अकादमी प्रस्तावित है कहाँ पे? देहरादून में बनाया जाना है। भारतीय प्रबंध संस्थान ये काशीपुर ऊधम सिंह नगर में ये बनाया जाना है, मतलब काशी ऊधम सिंह नगर में बनाया गया है, मतलब 2011 में ही इसकी स्थापना हो चुकी है। आगे बात करें तो जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था जिसको एम्स कहा जाता है, ये कहाँ पे है? ऋषिकेश देहरादून में स्थित है। तो ये एम्स कहाँ है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? ये ऋषिकेश देहरादून में स्थित है। राज्य व निजी क्षेत्र का प्रथम मेडिकल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? हिमालय में स्थित है। ये राज्य व निजी क्षेत्र का पहला मेडिकल विश्वविद्यालय हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये देहरादून में स्थित है, हिमालय में नहीं देहरादून में स्थित है। इसका नाम है हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। ये इसकी स्थापना हुई थी 1989 ईस्वी में। राज्य में संचालित कुल राजकीय मेडिकल कॉलेज की संख्या कितनी है? 4 है। ये चारों हैं, एक तो श्रीनगर में, दूसरा हल्द्वानी में, तीसरा दून में और चौथा अल्मोड़ा में स्थित है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज कहाँ है? ये श्रीनगर में है। डॉक्टर सुशीला तिवारी मेमोरियल हॉस्पिटल व राजकीय मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? ये है हल्द्वानी नैनीताल में, 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। दून राजकीय मेडिकल कॉलेज कहाँ है? ये देहरादून में, इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। शोभन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान कहाँ पर है? अल्मोड़ा में, इसकी स्थापना 2021 में की गई थी। राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में निर्माणाधीन है। ये राज्य कैंसर इंस्टीट्यूट है। राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में निर्माणाधीन है। ये राज्य कैंसर इंस्टीट्यूट है। राज्य के हल्द्वानी और दून मेडिकल कॉलेज में स्थापित किए जा रहे हैं क्या?
ये ट्रामा सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं यहाँ पे। राज्य में निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज कौन है? 3 संख्या में 3 है। एक तो पिथौरागढ़ में बनाया जा रहा है, एक हरिद्वार में, एक रुद्रपुर में बनाया जा रहा है। राज्य का पहला नर्सिंग कॉलेज कौन सा है? ये है कहाँ पर? चंदरनगर देहरादून में स्थित है। इसका नाम है स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ये इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। आगे बात करें तो राज्य में संचालित कुल कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय कितने हैं? मतलब कि हॉस्टल्स कॉलेज जो हैं वो 40 हैं। राज्य में संचालित कुल राजकीय नवोदय विद्यालय कितने हैं? 13 हैं। प्रत्येक जिले में एक एक हैं। राज्य में संचालित कुल राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय कहाँ पर कितने हैं? 4 हैं। एक तो नैनीताल में, पिथौरागढ़, चमोली और पौड़ी में है। राज्य में संचालित कुल आश्रम पद्धति विश्वविद्यालय कितने हैं? आश्रम पद्धति विद्यालय 16 हैं। 16 आश्रम पद्धति विद्यालय हैं राज्य में। राज्य का प्रथम और एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है घोड़ाखाल नैनीताल में। इसकी स्थापना 21 मार्च 1966 को की गई थी। राज्य में 2 सैनिक स्कूल प्रस्तावित हैं, बनाए जाने हैं। ये तो एकमात्र सैनिक स्कूल पहले से बना हुआ है, लेकिन प्रस्तावित कहाँ पर है? देहरादून और रुद्रप्रयाग में। तो अगर आपसे पूछे कि राज्य में 2 सैनिक स्कूल बनाए जाने हैं, वो कहाँ कहाँ पर? तो एक देहरादून में, एक रुद्रप्रयाग में आपको बताना है। राज्य में चयनित संस्कृत गाँव कौन सा है? किमोठा, ये चमोली में है, और भेतौला ये बागेश्वर में स्थित है। आगे बात जो अब यहाँ से फ्रेश टॉपिक दिख रहा है हम लोगों को, भाषा और बोलियाँ। उत्तराखंड में भाषा और बोलियों से संबंधित फैक्ट जो हम लोगों के सामने आएंगे वो देखते हैं। प्रमुख भाषा भाषी लोगों का प्रतिशत 2001 के अनुसार 88.26% लोग हिंदी बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि कितने प्रतिशत लोग उत्तराखंड में हिंदी बोलते हैं, तो आपको बताना है 88.26% लोग। 88.5 या 87% लोग, या 88-89 लगभग, मान लीजिए 88-89 के बीच में आप बोल सकते हैं। अगर एग्जैक्ट डाटा नहीं याद करना है, एग्जैक्ट याद करना है, तो भी आप देख लीजिए कि 88.26%। और इस तरह से अगर फ्लो में याद करना है तो फिर 88-89 ऐसे याद कर लीजिए, फिर वो भी याद हो जाएगा 88.26। तो 88-89% लोग लगभग हिंदी बोलते हैं। इसी में गढ़वाली, कुमाऊनी तथा नेपाली आदि भी सम्मिलित हैं। इसी 88% लोगों में ही गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली भी सम्मिलित हैं। तो कुल मिला के 88.26% लोग यहाँ पे हिंदी बोलने वाले हैं। इसके बाद 5.88% लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे उर्दू बोलते हैं। 2.92% लोग यहाँ पे पंजाबी बोलते हैं। 1.46 लोग बंगाली बोलने वाले हैं। 1.08% लोग नेपाली बोलते हैं। 0.40% लोग अन्य भाषा का यूज़ करते हैं उत्तराखंड में। तो ये कितने प्रतिशत लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, ये थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिएगा। 5.88% लोग उर्दू भाषा यहाँ पे बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड राज्य में उर्दू भाषा बोलने वाले कितने लोग हैं, तो जनसंख्या का 5.88% लोग यहाँ पे उर्दू बोलते हैं। पंजाबी लोग जो बोलते हैं वो 2.92% लोग पंजाबी बोलते हैं। 1.46 लोग बंगाली बोलते हैं। बाकी अगर सबसे लंबा साठ देखेंगे यहाँ, तो 88.26% लोग क्या हिंदी बोल रहे हैं। गढ़वाली की उपबोलियाँ, जो गढ़वाली बोलियाँ हैं उसकी उपबोलियाँ जो होती हैं, जो है वो कौन सा है? तो श्रीनगरिया है, नागपुरिया, दसौलिया, बधाली, राठी, मांझ, सलाड़ी एवं टिहरियाली, ये आदि क्या हैं? गढ़वाली की प्रमुख ये उपबोलियाँ हैं। ये इस तरह के प्रश्न कभी कभी आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसे प्रश्नों से सामना हो सकता है। जैसे कैसे? ऐसे जैसे इसको ले ले मांझ। तो अगर पूछ ले कि मांझ उपबोली किस प्रमुख बोली से संबंधित है, मांझ जो उपबोली है ये किस बोली से संबंधित है, तो गढ़वाली से संबंधित है, कि पंजाबी से संबंधित है, कि कुमाऊनी से संबंधित है, कि किससे संबंधित है? गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली, पंजाबी किससे संबंधित है? मांझ जो उपबोली है, मांझ उपबोली किस बोली से संबंधित है? गढ़वाली से संबंधित है,
कुमाऊनी से संबंधित है, नेपाली से संबंधित है, बंगाली से संबंधित है, पंजाबी से संबंधित है, उर्दू से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आपके ऑप्शन जो हैं उनमें से सही होगा यही, गढ़वाली से। इस प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जैसे टिहरियाली उपबोली है, टिहरियाली एक उपबोली है, यह उपबोली किस बोली से संबंधित है? तो आपको बताना है गढ़वाली उपबोली से, गढ़वाली से संबंधित है। श्रीनगरिया एक उपबोली है, वो किससे संबंधित है? गढ़वाली बोली से संबंधित है। नागपुरिया एक उपबोली है, नागपुरिया एक उपबोली है, ये किससे संबंधित है? तो गढ़वाली से। जैसे नागपुर कहाँ पर है? नागपुर तो यहाँ पे कहाँ पे है? नागपुर महाराष्ट्र में है। तो अगर महाराष्ट्र की कोई भाषा अगर आपके सामने आ जाए, दे दे, तो आपको लगेगा कि नागपुरिया वो महाराष्ट्र की कोई भाषा सामने दे देगा तो आपको लगेगा उससे संबंधित है, लेकिन याद रखिएगा कि गढ़वाली से संबंधित है। दसौलिया अगर आपके सामने आ जाए कि दसौलिया क्या है, मतलब ये तो भाषा मान लीजिए उपबोली है। दसौलिया एक उपबोली है, वो किस बोली से संबंधित है? तो आपको बताना है गढ़वाली बोली से संबंधित है। तो इस प्रकार के प्रश्नों से आपका सामना आमना हो सकता है कभी न कभी, तो आप इसके लिए तैयार रहिए। आगे बात करें गढ़वाल क्षेत्र की अन्य बोलियों की बात करें तो खड़ी हिंदी, नगरों में खड़ी हिंदी बोली जाती है। जैसे हम लोग बोल रहे हैं खड़ी हिंदी है ये, जैसे अभी हम लोग बोल रहे हैं खड़ी हिंदी है। जौनसारी, जौनसारी बोला जाता है, देहरादून के जौनसार क्षेत्र में जौनसारी बोला जाता है। तथा भोटिया, ये गढ़वाल तथा कुमाऊं के उत्तरी भाग में भोटिया ये बोला जाता है। कुमाऊनी की उपबोलियों की बात करें, हम लोग गढ़वाली की उपबोलियों की बात कर ली, अब बात कर रहे हैं कुमाऊनी की उपबोलियाँ। कुमाऊनी की उपबोलियों में कुमैया आएगा, सौर्याली आएगा, सीराली आएगा, अस्कोटी, खस पराजिया, पछाई, फलदा कोटी, चौगरखिया, गंगोई, दनपुरिया, जौहारी तथा अरच भैंसी, ये सब क्या इसमें कुमाऊनी में आएंगे। हमने अभी गढ़वाली की देखा है था, इसी प्रकार से देख रहे हैं कुमाऊनी की उपबोलियाँ। तो कुमाऊनी की उपबोलियाँ भी इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो चौखरगिया है, चौगरखिया, चौगरखिया एक प्रकार की उपबोली है, ये किस प्रकार की बोली से संबंधित है? तो आपको बताना है कुमाऊनी बोली से संबंधित है। कोई भी इस प्रकार से उठा के पूछ सकता है। जैसे गंगोई, गंगोई एक प्रकार की उपबोली है, ये किस प्रकार की बोली से संबंधित है? ये किस प्रकार की बोली का उपबोली है? तो आपको बताना है कुमाऊनी बोली की उपबोली है ये। ठीक, तो इस प्रकार के प्रश्न के लिए आप कमर बांध के रखिए। कुमाऊं क्षेत्र की अन्य बोलियां, कुमाऊं क्षेत्र की अन्य बोलियां गोरखाली, गोरखाली ये नेपाल से सटे हुए क्षेत्रों के लोग बोलते हैं यहाँ पे। गोरखाली जो है, गोरखाली बोली कहाँ पे बोली जा रही है? उत्तराखंड में। तो नेपाल से लगे हुए क्षेत्रों में ऐसी बोली बोली जा रही है। बात करें भौरी की, तो भौरी टनकपुर से काशीपुर तक के लोगों के बीच में ये भौरी बोली बोली जाती है। मझकुमैया, मझकुमैया की बात कर ले तो ये गढ़वाल से लेकर कुमाऊं सीमा तक ये बोली बोली जा रही है। सौका, सौका एक बोली है यहाँ पे उत्तराखंड में, पिथौरागढ़ के उत्तर में ये बोली बोली जाती है। एक तो राजी है, ये पिथौरागढ़ के बनरौत लोग बोलते हैं। बक्साड़ी भी है, कुमाऊं के दक्षिण छोर से बोक्सा लोग यहाँ पे बोलते हैं। कुमाऊं के दक्षिण छोर के बोक्सा लोग ये बोली बक्साड़ी बोलते हैं। पंजाबी एवं बंगाली भी बोली जाती है। तो नैनीताल तथा ऊधम सिंह नगर में इस प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक, कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक लोकप्रिय लोक कथाएँ क्या है? मालू शाही और रमौल, ये लोक कथाएँ हैं। जैसे लोक कथाएँ एक होता है, जैसे पुरानी पुरानी कहानियाँ होती हैं ना, जैसे हम लोग बात करते हैं लैला मजनू के बारे में, ये प्यार की एक तरह से बात कर लें तो प्रेम की लोक कथा है, प्रेम की लोक कथा है। तो इसी प्रकार से लोक कथाएँ होती हैं। लोक एक तो लोकप्रिय होती हैं जो कि सब जानते हैं, वहाँ पे कई कहानियाँ बनाई जाती हैं, बताई जाती हैं, लोगों में बात की जाती हैं, वो लोकप्रिय होती हैं, सब लोग जानते हैं उसको। तो कोई कोई कहानी ऐसी होती है, जैसे लोकप्रिय कहानी है, जैसे कोई कहानी मान लीजिए कि हम लोगों के यहाँ बहुत सी कहानियाँ होती हैं, वो जैसे एक आप सुने होंगे विक्रम बेताल की कहानी, विक्रम बेताल की कहानी। तो ये लोक कथाएँ इस प्रकार से होती हैं। तो लोकप्रिय लोक कथाएँ कौन सा है, उसी प्रकार से वहाँ पे जैसे विक्रम बेताल एक हो गया, तो वो वहाँ की नहीं बता रहे हैं। विक्रम बेताल तो मान लीजिए कि उत्तर भारत में बहुत से क्षेत्र में प्रचलित है ये लोक कथा, लेकिन वहाँ पे उत्तराखंड में जो सर्वाधिक प्रचलित लोक कथा है वो है मालू शाही और रमौल। मालू शाही और रमौल की लोक कथा जो है अधिक प्रचलित है। गढ़वाल और
कुमाऊँ में पहेलियों को क्या कहा जाता है? आड़ा कहा जाता है। पहेलियों को आड़ा कहा जाता है। कुमाऊनी में लिखित साहित्य शुरू हुआ कब? 1800 ईस्वी के बाद। गढ़वाली बोली की प्रथम रचना गोरखवाड़ी। कुमाऊनी बोली की प्रथम रचना गोरखवाड़ी है। गढ़वाल के नरेश सुदर्शन शाह ने इसकी रचना की थी। गढ़वाली की बोली की प्रारंभिक रचनाएं ये कौन सी हैं? तो बुरो संग, ये किसने लिखा था? हर्षपुरी। चेतावनी, ये हरिकृष्ण दोगादत्त, हरिकृष्ण दोगादत्त ने लिखा था। उसके बाद विरह, नीलानंद कोटनाल ने लिखा था। ये क्या है? ये प्रमुख प्रारंभिक रचनाएं हैं। किस बोली की? गढ़वाली बोली की। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, कैसे प्रश्न बना सकता है कि जो चेतावनी ग्रंथ है, चेतावनी रचना है, किस बोली से संबंधित है? किस बोली की रचना है? तो आपको बताना है गढ़वाली की। जैसे ये बोरो संग जो रचना है, ये किस भाषा का रचना है, किस बोली की रचना है? तो गढ़वाली बोली की। इसके अलावा इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि जो बुरो संग है, बुरो संग रचना किसने रची थी? बुरो संग की रचनाकार कौन है? तो हर्षपुरी। चेतावनी की रचनाकार कौन है? तो हरिकृष्ण दोगादत्त। हरिकृष्ण दोगादत्त। विरह के रचनाकार कौन है? तो नीलानंद कोटनाला। ये क्या है? विरह के रचनाकार हैं। राज्य में रामलीला, रासलीला, जातों, होली थिएटर, पांडव नृत्य, मुखौटा नृत्य, खेल परंपरा, हिलजात्रा भड़ गायन, हिलजात्रा भड़ गायन, जागर, भंडाड़, वादियों का स्वांग, औजियों के प्रहसन आदि, ये क्या है? लोक नाट्य के विविध रूप हैं। लोक नाट्य के विविध रूप। लोक नाट्य मतलब लोक कथाएं जो होती हैं, जो कथाएं होती हैं उनसे संबंधित नाटक किया जाता है। तो जैसे यह उत्तर भारत में आप देखेंगे तो रामलीला होता है ना, रामलीला होता है। राम मतलब कि रावण का वध करते हैं, तो वो एक मेला लगता है, ठीक है, पर्व के रूप में मनाया जाता है, तो वो एक नाटक किया जाता है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी प्रमुख नाटकों की बात हो रही। तो ये इनके जो उपरोक्त नाटक दिए गए हैं, यहाँ पे नाटक के विविध रूप हैं यहाँ के उत्तराखंड के। सन 1582 के आसपास उसारा गोदिया व ययाति चरित्र नामक नाटकों की रचना किसने की थी? तो चंद्र राजा रुद्रचंद्र देव ने। किसने की थी? रुद्रचंद्र देव ने। ये चंद्र राजा थे, मतलब कि चंद्र वंश से संबंधित थे। तो सन 1582 के आसपास उसारा गोदिया व यताति चरित्र, ये दोनों नाटक हैं। ये दोनों क्या हैं? नाटक हैं। इनकी रचना किसने की थी? रुद्रचंद्र देव ने की थी। तो आपसे पूछे अगर कि उसारा गोदिया की रचना किसने की थी, तो आपको बताना है रुद्रचंद्र देव ने किया था। इसके अलावा आपसे अगर पूछे कि यताति चरित्र नामक ग्रंथ या नाटक की रचना किसने की थी, तो रुद्रचंद्र देव ने किया था। अगर आपसे पूछे कि इनकी रचना कब की गई थी, तो आपको बताना है 1582 के आसपास। आधुनिक संदर्भ में गढ़वाली बोली में प्रथम नाटक जय विजय व भक्त प्रहलाद लिखा था किसने? भवानी प्रसाद थपलियाल ने ये लिखा था। तो जय विजय 1911 में लिखा था और प्रहलाद 1914 में लिखा था। गढ़वाल में पौराणिक तथा लौकिक यानी कि ऐतिहासिक लोक कथाओं को क्या कहते हैं? जागर एवं ये पौड़ा कहते हैं। तो पौराणिक लोक कथा है उसको जागर कहते हैं, और जो लौकिक लोक कथा है उसको पवाड़ा कहते हैं। पवाड़ा। कुमाऊनी लोक गाथा मालू शाही को पुरस्कार रूप दिया गया, पुस्तक का रूप दिया गया, मतलब पुस्तकाकार रूप दिया गया। क्या दिया गया? पुस्तकाकार रूप दिया गया। डॉक्टर उर्वी दत्त उपाध्याय, डॉक्टर रमेश पंत व यमुना दत्त वैष्णव द्वारा ये किया गया, या इन्होंने इसको पुस्तकाकार रूप दिया। कुमाऊनी लोक गाथा किसको? मालू शाही को। किसको? मालू शाही को। अगर उससे पूछे कि कुमाऊनी लोक गाथा कौन है,
तो आपको बताना है मालूस शाही। और मालूस शाही को पुस्तकाकार रूप किसने दिया था, तो आपको बताना है डॉक्टर उर्वी दत्त उपाध्याय, डॉक्टर रमेश पंत व यमुना दत्त वैष्णव ने किया था। कुमाऊनी भाषा के आदि कवि कौन है? कुमाऊनी भाषा के आदि कवि आपको पूछे तो लोक रत्न पंत ये कुमाऊनी भाषा के आदि कवि हैं। कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक कौन है, तो गंगादत्त उत्प्रेती। गंगादत्त उत्प्रेती क्या है, कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक हैं। सुमित्रानंद पंत की कुमाऊनी भाषा की प्रसिद्ध कविता कौन है, तो बुरुंश है। बुरुंश इनकी कुमाऊनी भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक है सुमित्रानंदन पंत की। प्रमुख पुस्तकें बात करें उत्तराखंड से संबंधित प्रमुख पुस्तकों की बात होगी अब, तो मेमोयर्स ऑफ देहरादून, मेमोयर्स ऑफ देहरादून ये जी.आर.जी. विलियम्स द्वारा लिखा गया। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे मिलान के लिए पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न मिलान में ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, मिलाने के लिए ना, सुमेलित करने के लिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप क्या करें कि ध्यान में बना के रखे रहिए ताकि मिला दीजिए सही से परीक्षा में आ जाए। तो मेमोयर्स ऑफ देहरादून इसकी रचना किसने की थी, जी.आर.जी. विलियम्स। अगर आपसे पूछे कि मेमोयर्स ऑफ देहरादून की स्थापना किसने, मतलब कि स्थापना नहीं, पिछले कई वीडियो से स्थापना जैसे शब्द आ रहे हैं इसलिए दिमाग में आ जा रहा है। तो मेमोयर्स ऑफ देहरादून की रचना किसने की थी, तो आपको बताना है जी.आर.जी. विलियम्स ने की थी। उसके अलावा मेमोयर्स ऑफ देहरादून की रचना कब की गई थी, तो बताना है कि 1874 में की गई थी इसकी रचना। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स की रचना कब की गई थी, ये की गई थी 1882 ईस्वी में। 1882 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। 1882 से 86 तक 14 खंडों में प्रकाशित हुआ। तो 1882 से स्टार्ट हुआ और 86 तक 14 खंडों में यह पुस्तक प्रकाशित हुआ। कौन सा, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स जो रचना है ये 1882 से 86 तक 14 खंडों में प्रकाशित हुआ। इसके जो रचनाकार हैं वो ए.एफ.टी. एटकिंसन इनके रचनाकार हैं। कौन है, 2-3 बार इसको पढ़ लीजिए। ए.एफ.टी. एटकिंसन्स किसके रचनाकार हैं, ये है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स की। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, ये 3-4 बार 5 बार 6 बार इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि पुस्तकों से सवाल पूछे जाते हैं। तो आप इसको क्या इग्नोर नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, इसको लेकर ही चलना पड़ेगा। लेकर ही नहीं बल्कि याद करते हुए चलना पड़ेगा क्योंकि मिलान के लिए इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे जा रहे हैं, पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए सावधान रहना अति आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ये गजेटियर्स की स्थापना मतलब की रचना ए.एफ.टी. एटकिंसन्स ने किया था। इस चीज़ को याद रखना है, याद रखने के लिए कई बार पढ़ना पड़ेगा। होली हिमालय की रचना किसने की थी, ई शेरमन ओकले ने होली हिमालय की रचना की थी 1905 ईस्वी में। तो अगर आपसे पूछे कि होली हिमालय की रचना किसने की थी, तो आपको बताना है ई शेरमन ओकले ने किया था। होली हिमालय की रचना ई शेरमन ओकले ने किया था। अगर आपसे ये पूछे कि होली हिमालय की रचना किस सन में की गई थी, तो आपको बताना है 1905 में की गई थी। कब की गई थी, 1905 में। बात करें गढ़वाल गजेटियर्स की रचना किसने की थी, H.C. वाल्टन। अगर आपसे पूछिए कि जो गढ़वाल गजेटियर्स पुस्तक जो है उसकी रचना किसने की थी, तो आपको बताना है H.G. वाल्टन ने किया था। अगर आपसे डेट पूछ ले कि गढ़वाल गजेटियर्स की रचना कब की गई थी या प्रकाशित कब हुआ था, तो आपको सीधे बताना है 1911 में। 1911 में क्या हुआ था, 1911 में शायद बंगाल विभाजन का फिर से मतलब जोड़ा गया था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, फिर 11 में क्या हुआ, फिर जोड़ दिया गया, उसको निरस्त किया गया बंगाल विभाजन को।
तो 1911 में यहाँ पे गढ़वाल गजेटियर्स की रचना हो रही है। जिस समय बंगाल विभाजन हो रहा है उसी समय गढ़वाल गजेटियर्स की रचना हो रही है या प्रकाशन हो रहा है H.C. वाल्टन के द्वारा। आगे बात करें तो देहरादून का गजेटियर्स, देहरादून का गजेटियर्स ये प्रकाश थपलियाल द्वारा रचा गया था। तो आपको पूछ ले कभी कि देहरादून का गजेटियर्स किसके द्वारा लिखा गया, तो आपको बताना है प्रकाश थपलियाल। इसका हिंदी में अनुवाद कब किया गया, तो 2006 में हिंदी में अनुवाद किया गया। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि देहरादून गजेटियर्स का अनुवाद हिंदी में कब किया गया, तो आपको बताना है 2006 में अनुवाद इसका हिंदी में किया गया। ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स, ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स की रचना किसने की थी, H.G. वाल्टन। अभी पीछे हम लोगों ने H.G. वाल्टन के बारे में देखा था, यहाँ पर भी 2 बार H.G. वाल्टन आएंगे। एक तो अल्मोड़ा गजेटियर्स में भी H.G. वाल्टन आएंगे। और अगर आपसे पूछे कि ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स की रचना कब की गई थी, तो 1910 में की गई थी। ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स की रचना 1910 में की गई थी, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर याद रखना है तो ये भी याद रखना है कि ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स जो है इसकी रचना किसने की थी, तो H.G. वाल्टन ने इसकी रचना की थी। अल्मोड़ा गजेटियर्स अगर आपसे पूछे कि इसकी रचना की कब हुई थी, तो बताना है कि 1928 में। रचना का मतलब अब ये प्रकाशन से जोड़ सकते हैं, प्रकाशित कब हुई थी, कुल मिला के ये होता है। लिखे कब से कब है ये ज़्यादा ये नहीं होता है, जो डेट लिखा होता है वो प्रकाशन का होता है। प्रकाशित कब हुई थी मतलब प्रकाश में कब आया था। तो अल्मोड़ा गजेटियर्स जो है, अल्मोड़ा गजेटियर्स जो है इसकी रचना अगर हम लोग कह रहे हैं तो प्रकाशन से जोड़ लीजिएगा, हम बार बार रचना का ही नाम लेंगे। तो अल्मोड़ा गजेटियर्स जो है इसकी रचना 1928 में की गई थी। इसकी रचना किया था किसने, H.G. वाल्टन जी ने इसकी रचना की थी। हिमालयन ट्रेवल्स की बात करें अगर, जो हिमालयन ट्रेवल्स हैं, तो हिमालयन ट्रेवल्स की रचना किसने की थी, जोध सिंह नेगी। हिमालयन ट्रेवल्स की रचना जोध सिंह नेगी ने किया था। कब किया था, 1920 में। तो अगर आपसे पूछे कि हिमालयन ट्रेवल्स की रचना क्या हुआ, हिमालय ट्रेवल्स की रचना कब की गई, तो आपको बताना है 1920 में की गई थी। अगर आपसे पूछे कि हिमालय ट्रेवल्स की रचना किसने की थी, तो जोध सिंह नेगी ने। बीच बीच में हम बार बार ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग एक बार एज इट इज़ लाइन पढ़ने के बाद हम लोग फिर प्रश्न के रूप में क्या कर रहे हैं, उस लाइन को पढ़ रहे हैं, दिमाग में बैठा रहे हैं, ताकि दिमाग में बैठा रहे जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो आगे बढ़िए। हिमालयन फोकलोर जो है इसकी रचना तारादत्त गैरोला ने किया था। ये कब किया था, 1935 में। तो हिमालयन फोकलोर की रचना आपसे पूछे तो आपको तारादत्त बताना है, तारादत्त गैरोला 1935 में डेट बताना है। हिमालय की यात्रा का डेट अगर पूछ ले तो 1948 बता देना है। अगर हिमालय की यात्रा का लेखक पूछना है तो काका साहब कालेलकर बता देना है। तो अगर आपसे पूछ ले कि हिमालय की यात्रा नामक रचना किसने की थी, तो आपको बताना है कि काका साहब कालेलकर ने इसकी रचना की थी, हिमालय की यात्रा की। इसके अलावा ये पूछे कि हिमालय की यात्रा की रचना कब की गई थी, या हिमालय की यात्रा नामक पुस्तक का प्रकाशन कब किया गया था, तो आपको बताना है 1948 में इसका प्रकाशन किया गया था। हिमालय परिचय वन गढ़वाल, इसकी रचना किसने की थी, राहुल सांस्कृत्यायन ने इसकी रचना की थी 1953 में। हिमालयन परिचय 2 की वो कुमाऊं की रचना 1959 में की गई थी। तो ये राहुल सांस्कृत्यायन ने ही की थी, दोनों की रचना राहुल सांस्कृत्यायन ने की थी। इसका मतलब कि अगर आप से हिमालय परिचय भी पूछ ले तो भी आप राहुल सांस्कृत्यायन का ही नाम लेंगे। 1-2 पूछ लेगा तो भी दोनों की रचना उन्होंने ही किया था। डेट में फ़र्क है, जो फर्स्ट वाला है 1953 में लिखा गया था और जो सेकंड वाला है वो 1959 में लिखा गया था। गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न, गढ़वाल का एंशियंट एंड मॉडर्न की रचना किसने की थी, तो पातीराम ने इसकी रचना की थी 1917 में। कब, 1917 में पासीराम ने इसकी रचना की थी। तो आपसे अगर पूछे कि गढ़वाल एंशियंट एंड
एंशियंट एंड मॉडर्न की रचना किसने की थी? तो आपको बताना है पातीराम ने इसका रचना किया था। अगर आपसे पूछे इसका डेट क्या है, प्रकाशन का डेट, तो आपको बता देना है 1917 इसकी प्रकाशन का डेट है। उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी नामक पुस्तक की रचना डॉक्टर धर्मपाल सिंह मनराल, डॉक्टर धर्मपाल सिंह मनराल ने किया था 1977 में। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ की बात कर लें तो भक्त दर्शन ने इसकी रचना की थी। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ की रचना किसने की थी? भक्त दर्शन ने 1980 में इसकी रचना की थी। आगे बात करें तो मध्य हिमालय का पुरातत्व, मध्य हिमालय का पुरातत्व की रचना किसने की थी? अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच, डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच ने मध्य हिमालय पुरातत्व की रचना की थी। अगर आपसे पूछे कि मध्य हिमालय का पुरातत्व की रचना कब की गई थी तो 1981 आपको बता देना है। गढ़वाल पेंटिंग्स की रचना ये बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने किया था। बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने गढ़वाल पेंटिंग्स की रचना की थी। मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाघ, यानी कि मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाघ। टी टाप्स, मतलब कि पुस्तक का जो नाम है वो मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग टी टाप्स, मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग टी टाप्स की रचना जिम कॉर्बेट, ये जो है ये एडवर्ड एम्स यानी कि एडवर्ड ई जिम कॉर्बेट इनका पूरा नाम था। जिम कॉर्बेट नहीं, जिम कॉर्बेट लिख दिया गया है जेम कॉर्बेट, जेम कॉर्बेट इनका नाम था। जिम कॉर्बेट ऐसे लिख सकते हैं, ट को ऐसे लिख सकते हैं, सीधा सीधा जिम कॉर्बेट लिख दिया है इसमें। तो एडवर्ड ए जिम कॉर्बेट ने इसकी द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाघ इसकी रचना की थी इन्होंने। आगे क्या है कि आर्यों का मूल निवास स्थान, अगर बात करें आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य हिमालय है, मतलब मध्य हिमालय नहीं है, आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य हिमालय। क्या? आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य हिमालय, इसकी रचना भजन सिंह ने की थी, भजन सिंह ने इसकी रचना की थी। तो भजन सिंह इसका नाम भी था और सिंह उनका टाइटल, भजन सिंह ने इसकी रचना की थी। उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा, उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? डॉक्टर शेखर पाठक ने इसकी रचना की थी। अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा, ऐसे ऐसे कर दे, ठीक, इन्वर्टेड कामा बंद कर दें, तो उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा पुस्तक की रचना किसने की थी? डॉक्टर शेखर पाठक ने की थी। अगर आपसे पूछे इसकी रचना कब की गई थी तो आपको बताना है 1987 में इसकी रचना की गई है। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल की रचना डॉक्टर आर.एस. टोलिया, डॉक्टर आर.एस. टोलिया ने 1815 से 1818 के बीच में की थी। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, ये ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल एक तो 1815 से 18 तक में की, दूसरा 1836 से 1856 के बीच में ही इन्होंने ही किया था। इसके बाद नैन सिंह रावत और जोहार का इतिहास, नैन सिंह रावत और जोहार का इतिहास नामक पुस्तक जो लिखा था वो डॉक्टर आर.एस. टोलिया ने ही किया था। नैन सिंह रावत की बात कर लें, नैन सिंह रावत अध्यापक सर्वेक्षण एवं अक्षांश दर्पण, डॉक्टर आर.एस. टोलिया ने ही इसकी रचना की थी। तो इतनी पुस्तकों की रचना अगर आपसे पूछे तो डॉक्टर आर.एस. टोलिया बताएंगे। एक तो और आ गया डॉक्टर आर.एस. टोलिया का, तो ये कौन सा है? फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड, फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड, इसकी रचना डॉक्टर आर.एस. टोलिया ने की थी 1815 से 1884 के बीच में।
आगे अगर बात करें तो फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड 1815 से 1884 इन्होंने किया था पटवारी, घराट एवं चाय। पटवारी, घराट एवं चाय नामक पुस्तक की रचना डॉक्टर R.S. टोलिया ने ही किया था। उत्तराखंड 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट। उत्तराखंड 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट डॉक्टर R.S. टोलिया ने ही किया था। मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति शेर सिंह, ये पांगती ने किया था। अगर आपसे पूछे कि मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति, मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो आपको बताना है शेर सिंह पांगती ने की थी। उत्तराखंड की विभूतियाँ। उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास, ये 2005 में लिखा गया था शक्ति प्रसाद सकलानी के द्वारा। इसके अलावा बात करें मध्य हिमालय की कला। मध्य हिमालय की कला 2003 में लिखी। मध्य हिमालय की कला मतलब मध्य हिमालय में जो कला विकसित हुई उसकी बात नहीं हो रही है। पुस्तक का नाम है मध्य हिमालय की कला। इस पुस्तक की रचना डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच ने किया था 2003 में। तो अगर आपसे पूछे कि मध्य हिमालय की कला नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो आपको बताना है डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच ने किया था 2003 में। कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किया था किसने, गंगादत्त उत्प्रेती ने। हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन। हिल डायलेक्ट्स ऑफ कुमाऊं डिवीजन ये गंगादत्त उत्प्रेती द्वारा रचित की गई। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट्स ऑफ अल्मोड़ा। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट्स ऑफ अल्मोड़ा, ये गंगादत्त उत्प्रेती द्वारा। अगर आपसे पूछे कि जो डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट्स ऑफ अल्मोड़ा है, इसकी रचना किसने की थी, तो आपको बताना है गंगादत्त उत्प्रेती ने की थी। कुमाऊं की चित्रकला। कुमाऊं की चित्र जैसे मध्य हिमालय की कला नामक एक पुस्तक है, तो ऐसे ही कुमाऊं की चित्रकला एक पुस्तक है। तो इस पुस्तक की रचना डॉक्टर यशोधर मठपाल ने किया था। अगले पॉइंट की बात करूँ तो सेंट्रल हिमालय की रचना डॉक्टर M.S.M. रावत ने इसकी रचना की थी। आगे बात करें तो डिस्कवरिंग राजा जी अंजलि रवि और पांडे ने इसकी रचना की थी 2008 में। द बॉय फ्रॉम लम्बाटा इसकी रचना किसने की थी, N.S. थापा ने इसकी रचना की थी। द बॉय फ्रॉम लम्बाटा इसकी रचना S.N. थापा। बुक ऑफ नेचर आवर ट्रीज स्टिल ग्रो देहरा। बुक ऑफ नेचर आवर ट्रीज स्टिल ग्रो देहरा। लंडोर डेज, द रूम ऑफ द रूफ, डेड ऑफ इनोसेंस, एक्सेस फ्रॉम वाटर लाइफ, द इंडियन घोस्ट, लोन फॉक्स डांसिंग, ये सब किसने लिखा था, रस्किन बॉन्ड ने ये सब पुस्तकें लिखी थी। क्रीड़ा पथ उत्तरांचल ये 2004 में लिखा गया। धरोहर जनपद पिथौरागढ़ 2012 में लिखा गया। किसके द्वारा, राजेश मोहन उत्प्रेती द्वारा लिखा गया। तो अगर आपसे पूछे कि क्रीड़ा पथ उत्तरांचल की रचना कब हुई, तो 2004 में इसकी रचना हुई। उसके बाद अगर आपसे पूछे क्रीड़ा पथ उत्तरांचल की रचना किसने की थी, तो आपको बताना है राजेश मोहन उत्प्रेती ने किया था। धरोहर जनपद पिथौरागढ़ की रचना कब हुई, अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे 2012 में। उसके बाद धरोहर जनपद पिथौरागढ़ की रचना की थी, तो किसने की थी, राजेश मोहन उत्प्रेती ने, ये याद रखना। उत्तराखंड संस्कृति या अंक 4 2004 में लिखा गया। डॉक्टर यशवंत सिंह कठौच ने इसकी रचना की थी। उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश, इसकी रचना 2008 में डॉक्टर राजेंद्र बदोली ने किया था। लोनली फरोज ऑफ द बॉर्डरलैंड, लोनली फरोज ऑफ द
बॉर्डरलैंड, इसकी कल्याण सिंह पांगती ने इसकी रचना की थी। मेघदूतम का गढ़वाली में रूपांतरण किसने किया था, ये महत्वपूर्ण हो सकता है। ये इस पे डबल ट्रिपल टिक लगा लीजिए, ये कभी न कभी आ सकता है शायद। तो मेघदूतम का गढ़वाली में रूपांतरण किसने किया था, आचार्य धर्मानंद ने किया था। तो अगर आपसे पूछे कि जो मेघदूतम है, मेघदूतम की गढ़वाली भाषा में रूपांतरण किसने किया था। मेघदूतम नामक ये एक तरह से महाकाव्य है। मेघदूतम क्या है, महाकाव्य है, महाकाव्य में आता है। तो मेघदूतम का गढ़वाली में रूपांतरण किसने किया था, आचार्य धर्मानंद ने किया था। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको एकदम याद ही कर लीजिएगा, रट ही लीजिएगा कि आचार्य धर्मानंद ने इसकी गढ़वाली में रूपांतरण किया था। तो मेघदूतम का गढ़वाली में रूपांतरण करने वाले कौन हैं, आचार्य धर्मानंद जी हैं। अगर आपसे पूछे कि मेघदूतम का गढ़वाली में रूपांतरण किसने किया, तो आपको बताना है आचार्य धर्मानंद जी हैं। गीता का गढ़वाली में अनुवाद, ये दोनों महत्वपूर्ण हो सकते हैं, दोनों, गीता वाला भी और मेघदूतम वाला भी। तो गीता का गढ़वाली में अनुवाद पंडित उमादत्त नैथानी, पंडित उमादत्त नैथानी, नंद किशोर ढौंडियाल और आदित्य राम, इन तीन लोगों ने, इन चार लोगों ने, 1 2 3 4, मतलब कि एक ये पंडित उमादत्त, नंद किशोर ढौंडियाल और आदित्य राम, 4 लोगों ने मिलकर गीता का गढ़वाली में अनुवाद किया था। तो इसमें से ऐसे भी पूछ सकता है कि इनमें से गीता का गढ़वाली में अनुवाद करने वाले कौन नहीं है, क्योंकि ढेर 4 लोग हैं, तो 4 लोग हैं, तो इसमें से एक को स्किप करके किसी और का नाम दे देगा, 3 यही रहेगा। तो जिसका स्किप करेगा वही उत्तर सही होगा, क्योंकि ऐसा पूछने में यही पूछेगा कि इसमें से कौन नहीं है, तो ऐसा पूछ सकता है। तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा। तो गीता का गढ़वाली में अनुवाद किया था पंडित उमादत्त नैथानी, नंद किशोर ढौंडियाल, एक ही व्यक्ति हैं, 3 हैं, क्या है, 3 व्यक्ति हैं, 4 नहीं हैं, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, 3 लोग हैं, ठीक है। पंडित उमादत्त नैथानी हैं, नंद किशोर ढौंडियाल हैं और आदित्य राम है, 3 लोग, पंडित उमादत्त नैथानी, नंद किशोर ढौंडियाल और आदित्य राम क्या हैं, गीता का गढ़वाली में अनुवाद करने वाले व्यक्ति हैं। आगे बात करें तो गढ़वाली हिंदी शब्दकोश की रचना किसने की थी, अरविंद पुरोहित एवं बीना बेंजावाल ने किया था। तो अगर आपसे पूछे कि गढ़वाली हिंदी शब्दकोश की रचना किसने की थी, तो आपको बताना है अरविंद पुरोहित एवं बीना बेंजावाल ने मिलकर किया था। कब किया था, अगर आपसे ये भी पूछ ले तो डेट भी बता देना है, 2016 में किया गया था, ठीक है, 2016 में किया गया था। गढ़वाली भाषा की शब्द संपदा की रचना किसने की थी, तो रमाकांत बेंजबाल, ये चीज़ बता देना है कि रमाकांत बेंजबाल ने गढ़वाली भाषा की शब्द संपदा नामक पुस्तक की रचना की थी। अगर आपसे पूछे गढ़वाली भाषा की शब्द संपदा नामक की रचना कब की गई थी, तो ये 2010 बता देना है। इसके अलावा गढ़वाली लोकगीत एक सांस्कृतिक अध्ययन, गढ़वाली लोकगीत एक सांस्कृतिक अध्ययन, ये एक पुस्तक है। इस पुस्तक की रचना डॉक्टर गोविंद चातक ने इसकी रचना की थी। गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा अगर बात करें, गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा, तो अबोध बंधु बहुगुणा ने इसकी रचना की थी। किसकी, गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा की। हिमालय के सख, ये महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आप याद रखिएगा, शायद कभी पूछ ले। तो हिमालय के सख डॉक्टर डी डी शर्मा ने हिमालय के सख की रचना की थी। आगे जो है हिमालय का महाकुंभ नंदराजात, भीड़ साक्षी है, द क्राउड बियर्स विटनेस, स्पर्श गंगा, सपने जो सोने न दे, प्रलय के बीच, शिखरों से संघर्ष, कथाएं पहाड़ों की, ये रमेश पोखरियाल निशंक की सभी रचनाएं हैं, रमेश पोखरियाल की सभी रचनाएं हैं। तो जो हिमालय का महाकुंभ नंदराज जात है, इसकी रचना 2008 में की गई थी। इसके अलावा जो भीड़ की साक्षी है, द क्राउड बियर्स विटनेस, इसकी भी रचना रमेश पोखरियाल
निशंक ने किया था। स्पर्श गंगा की रचना की थी इन्होंने। सपने जो सोने न दे, प्रलय के बीच, ये प्रलय के बीच जो पुस्तक है ये 2013 की जो हरिद्वार में जो बाढ़ आया हुआ था, हरिद्वार में जो बाढ़ आया हुआ था ना, उसके बारे में इसमें लिखा गया है। तो उसकी रचना रमेश पोखरियाल ने ही किया था। शिखरों में संघर्ष, ये एक उपन्यास है। कथाएं पहाड़ों की, ये कहानी संग्रह है, एक प्रकार की कहानी संग्रह का मतलब कि एक पुस्तक में ढेर सारी कहानियों का एक झुंड होता है, वो होता है कहानी संग्रह। तो रमेश पोखरियाल ने इनकी रचना की थी। नंदा के जागर की रचना 2013 में की गई थी बसंती बिष्ट के द्वारा। अगर आपसे पूछे कि नंदा के जागर की रचना किसने की थी, तो आपको बताना है बसंती बिष्ट ने इसकी रचना की थी। एशिया की पीठ पर इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, शायद कभी पूछ ले। एशिया की पीठ पे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो एशिया की पीठ पे जो रचना की गई थी 2007 में, ये प्रोफेसर शेखर पाठक एवं प्रोफेसर उमा भट्ट के द्वारा किया गया था। तो अगर आपसे पूछे कि जो एशिया की पीठ पर नामक पुस्तक है, एशिया की पीठ पर ये जो पुस्तक है इसकी रचना किसने की थी, इसकी रचना प्रोफेसर शेखर पाठक एवं प्रोफेसर उमा भट्ट ने किया था। तो एशिया की पीठ पर जो है पुस्तक, इसकी रचना की कब गई थी, तो 2007 में इसकी रचना की गई थी। दिल्ली की झलक जो पुस्तक है, भाग 1, 2 और 3, इसकी रचना चिंतामणि पालीवात ने किया था, चिंतामणि पालीवात ने। कुमाऊं का इतिहास, ये भी महत्वपूर्ण है, इसकी रचना बद्रीदत्त पांडे ने किया था 1937 में, कुमाऊं का इतिहास। उसके बाद कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि व कुमाऊं का लोक साहित्य, ये डॉक्टर त्रिलोचन पांडे द्वारा रचना किया गया था इसका, किसका, कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि और कुमाऊं का लोक साहित्य, इसकी रचना डॉक्टर त्रिलोचन पांडे द्वारा किया गया था। गढ़वाल का इतिहास की बात कर ले तो 1928 में इसकी रचना की गई थी। गढ़वाल के इतिहास की मतलब गढ़वाल का इतिहास 1928 में नहीं बना था। ऐसा लग रहा है कि गढ़वाल के इतिहास की रचना 1928 में की गई थी, तो ऐसा लग रहा है कि गढ़वाल के इतिहास की रचना की गई थी। गढ़वाल का इतिहास एक पुस्तक है, उस पुस्तक की रचना 1928 में हरे कृष्ण रतूड़ी ने किया था। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। अब हमारा समय हो चुका है विदा लेने का, बाय बाय टाटा करने का आपसे, तो इसीलिए समय को देखते हुए अभी हम आपसे बाय बाय टाटा करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।